ओके प्यारे बच्चों, जो आज इंस्टीट्यूट में नहीं है उनके लिए हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आज हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, दैट इज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ओके, ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है यहाँ पे मैकेनिक्स का, क्योंकि इसी से सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रिपेयर होते हैं और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सबसे ज़्यादा मज़ा इसी चैप्टर में आता है करने में, ठीक है। क्योंकि इसमें आपको बहुत ही अलग अलग तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इस चैप्टर्स में आपने अभी तक जितने वेक्टर की चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है, क्या होती है उनका यूज़ कर पाओगे, आप कंपोनेंट्स को अच्छे से ब्रेक डाउन कर पाओगे, फोर्सेस क्या होती हैं, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। अलग अलग टाइप की फोर्सेस क्या होती हैं। तो सबसे पहले तो देखो, इससे पहले वाले जितने भी चैप्टर थे आपके, ठीक है ना, काइनेमेटिक्स, उसमें हम सिर्फ मोशन पे ध्यान देते थे, ठीक है। हम इसको कंसिडर नहीं करते थे कि मोशन हुआ किस वजह से। एक बॉल है, जैसे हमने बॉल को फेंक दिया, बस हमें इतना पता होता था इनिशियल वेलोसिटी इतनी है, अब कितना दूर जाएगी, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, क्या एक्सेलरेशन है, ठीक है। मतलब हमें ये नहीं होता था कि कितनी फोर्स लगी होगी तो वो हुआ, हमें उससे मतलब नहीं था। वी वर जस्ट थिंकिंग मोशन क्या हो रहा है। बट इस चैप्टर में हम ये क्या फोकस करने जा रहे हैं कि वो मोशन को कॉज करने वाली फोर्स का नेचर क्या है, मतलब मोशन किस वजह से हो रहा है, ठीक है ना। ओके, तो चैप्टर का नाम ही हमारा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। लेकिन देखो, न्यूटन जी के बारे में तो हमें पढ़ना ही है पूरे, लेकिन उससे पहले हमें थोड़ा पास्ट में जाना पड़ेगा, ठीक है ना, कि पुराने टाइम में क्या लोग सोचते थे, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले जो हम कहते हैं कि साइंटिफिक माइंड्स में एक एरिस्टोटल नाम के थे, ठीक है ना, फिलोसोफर, साइंटिस्ट। उस समय हर आदमी मतलब बहुत कुछ हो जाता था, ठीक है, मैथमेटिशियन भी, फिलोसोफर भी, एवरीथिंग, ठीक है ना। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, तो इसमें सबसे पहली चीज़ ये आती है आपकी एरिस्टोटल्स फैलेसी। ये है क्या, देखो फैलेसी का मतलब एक तरह से गड़बड़ है, ठीक है ना, मतलब जो सोचा था। तो उस समय एरिस्टोटल और उस समय की जो भी विज्ञान थे, साइंटिस्ट, वो लोग ऐसा सोचते थे कि किसी भी चीज को चलाए रखने के लिए उस पर फोर्स लगाना आवश्यक है। मतलब किसी चीज को मूव कराना है तो हमें उस पर हमेशा फोर्स लगाते रहनी पड़ेगी, ठीक है। वही कहते थे कि जैसे हम क्या बोलते हैं धनुष चलाते हैं तो उसके क्या बोलते हैं उस पर फोर्स लगती है और जब वो फोर्स खत्म हो जाती है तो रुक जाती है। और इससे पहले भी फिलोसॉफी थी, जो मैंने आपको बताया था कि हर चीज में कुछ एनर्जी रहती है और थोड़ा सा चलने के बाद थक जाती है, इसलिए रुक जाती है। क्योंकि देखो, हम हर चीज का एग्जांपल ले लो, कुछ चीज ज्यादा दूर चलती है, कुछ कम चलती है, लेकिन इन द एंड तो रुकी जाती है ना। तो उस समय के हिसाब से वही फिलोसॉफी थी कि सबके अंदर कुछ एनर्जी होती है, जिंदा होती है, और कुछ टाइम बाद तो थक जाती है, तो रुक जाती है। और एरिस्टोटल का बिलीफ ये था कि किसी भी चीज को मूव कराने के लिए उस पर हमेशा फोर्स लगाते रहनी पड़ेगी। अगर हमने फोर्स लगाना बंद करा तो उसके बाद वो कुछ समय बाद रुक जाएगी। ये था उनका बिलीफ, ठीक है। बट फिर उसके बाद साइंटिस्ट आए गैलीलियो, व्हाट, गैलीलियो, ठीक है ना, की स्पेलिंग यही है क्या, GALILEO एक है, ठीक है, गैलीलियो। तो गैलीलियो थोड़े मॉडर्न टाइप के थे, ये भी हमारे फिर साइंटिस्ट मान लो सब चीजें। तो इन चीजों ने थोड़े से एक्सपेरिमेंटली चीजें करी और कुछ कंक्लूजन निकाले, ठीक है ना। उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट करा था, उन्होंने पहले ऐसे करा था, एक तो ये मोशन ही ना इंक्लाइंड प्लेन। उन्होंने क्या देखा कि जब वो बॉल को एक इंक्लाइंड प्लेन टेढ़ा, ठीक है ना, तो क्या देखते थे कि जब वो बॉल को गिराते थे तो उसकी स्पीड बढ़ती थी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जब ऐसे गिराएंगे तो इसकी स्पीड नीचे आने तक बढ़ती रहेगी। ओके, फिर उन्होंने क्या देखा, ये चीज है कि उन्होंने क्या बोलते हैं, जैसे जैसे ये ऊंचा करा, जैसे जैसे ये ऊंचा करा, मतलब स्लोप बढ़ाया, समझ पा रहे हो ना, स्लोप बढ़ाया। अगर मैं नीचे ड्रॉ करूं तो आप ये देख पाओगे कि उतने पे ही हाइट और बढ़ गई, ठीक है ना। हाइट बढ़ने की वजह से एंगल बढ़ गया। अब tan थीटा स्लोप होता है ना, हमने आपको पढ़ा रखा है, ठीक है ना, tan थीटा स्लोप होता है। तो उन्होंने क्या देखा कि जैसे जैसे हमने हाइट बढ़ाई उस बॉल की स्पीड और बढ़ी, ठीक है ना। तो अब इन्होंने उसका रिवर्स प्रोसेस ट्राई करना चाहा, ठीक है ना, मतलब उसकी स्पीड बढ़ रही थी, तो उन्होंने इसका क्या करा, अब उन्होंने इसकी स्लोप घटाना शुरू करी, ठीक है ना, कम करा थोड़ा सा। तो उन्होंने देखा कि इसकी स्पीड अभी भी बढ़ी लेकिन कम बढ़ी। तो उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि अगर मैं एकदम फ्लैट कर दूं तो उसकी स्पीड नहीं बढ़ेगी। समझ पा रहे हो ना, कांस्टेंट। एक था ये इंक्लाइंड प्लेन का एक्सपेरिमेंट कि जैसे जैसे हम इंक्लिनेशन कम करेंगे, दैट इज हाइट कम करेंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इसकी स्पीड में चेंज नहीं होगा। अगर कोई चीज़ फ्लैट है तो उसमें स्पीड में चेंज नहीं होगा। फिर दूसरा, मतलब ये तो एक ही तरफ से इंक्लाइन था, दूसरा उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट देखा और कंक्लूजन निकाला, देखो साइंस ऐसे डेवलप होती है धीरे धीरे, ठीक है ना। और ये न्यूटन से पहले हैं, ठीक है ना, इनकी डेथ के बाद न्यूटन का जन्म हुआ था, शायद इनके डेथ के दिन ही हुआ था, जैसे मैं आपको बता रहा था ना उस दिन, एक दिन कि जिस दिन इनकी डेथ,
अब वो आइंस्टाइन भी था, वो उनके साथ था, वो स्टीफन हॉकिंग का था, जिसने आइंस्टाइन की डेथ हुई थी उसने स्टीफन हॉकिंग, और इनकी डेथ हुई थी तो न्यूटन जी पैदा हुए थे, ठीक है। एक था डबल इंक्लाइंड प्लेन वाला, क्या डबल इंक्लाइंड। उन्होंने क्या नोटिस करा कि अगर मैं इसे ऐसे यहाँ से जब उन्होंने छोड़ा, ठीक है ना, जिस हाइट से छोड़ा था वही हाइट यहाँ पे ऊपर आया था, ठीक है ना, समझ पा रहे हो, जितनी हाइट से छोड़ा उतना ट्रैवल करके उतना ही ऊपर आया। और उन्होंने क्या करा फिर, उन्होंने इस बार अब इसकी हाइट को बढ़ाया लेकिन लेंथ और बढ़ा दी, ठीक है ना। उन्होंने अभी भी नोटिस करा कि जिस हाइट से छोड़ा था वो अभी भी उसी हाइट पे गया, लेकिन अब वो ज़्यादा दूर ट्रैवल कर गया, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि हर बार उतनी ही हाइट जा रहा है। अगर मैं इसको, इसी के कंक्लूजन, अगर मैं इसको स्ट्रेट कर दूं, ठीक है, तो ये तो उस हाइट तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगा, तो ये हमेशा ही चलता रहेगा। फिलोसॉफी समझ रहे हो भाई साहब के कितने कूल थे, कि अगर मैं इधर एक साइड से प्लेन कर दूं तो ये हाइट तो रीच ही नहीं कर पाएगा, तो हमेशा ही चलता रहेगा। तो इन दोनों के एक्सपेरिमेंट की वजह से उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि कोई फोर्स नेसेसरी नहीं है चलते रहने के लिए, ठीक है ना। लेकिन एक्चुअल में हमें फोर्स देखो, लेकिन हमें एक्चुअल में पता है कि हम किसी चीज़ को रोल करते हैं तो कुछ समय बाद वो रुक जाती है। तो रुकती इसलिए क्योंकि एक एक्सटर्नल फोर्स उस पर लग रही होती है, और एक्सटर्नल फोर्स क्या होती है, फ्रिक्शन। समझ पा रहे हो ना, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो चलते रहते, बट नहीं होता, मतलब लगती है ना। तो देखो, तो एक्चुअल में जो एक्सपेरिमेंट था ऐसा थोड़ी ना कि रुकेगी नहीं बॉल, रुकी जाएगी ना, लेकिन वो अपनी वजह से नहीं रुकी, इस पर कोई बाहर से फोर्स लगा रहा है, ठीक है ना। तो इनका जो कंक्लूजन था वो ये कहना चाहते थे इनडायरेक्टली कि मोशन वाले इन मोशंस में, ठीक है ना, रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन सेम ही है। रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन सेम ही है। कैसे? क्योंकि जब बॉडी रेस्ट पे होती है तब भी उस पर फोर्स जीरो होती है, जब यूनिफॉर्म मोशन में होती है तब भी फोर्स जीरो ही होती है। नेट फोर्स की बात हो रही है, ठीक है ना, कुल मिला के। क्योंकि हम पहले, इससे पहले भी पढ़ चुके हैं एक्सेलरेशन वाला हिसाब, जब बॉडी रेस्ट में होती है तो एक्सेलरेशन जीरो होता है, और जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन से ट्रैवल कर रही होती है तब भी एक्सेलरेशन जीरो ही होता है, ठीक है ना। तो ये कंक्लूजन है। तो रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन सेम ही है अगर हम एक इस तरीके से देखें तो, ठीक है ना। और फिर हमने अपना दिया था लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या? लॉ ऑफ इनर्शिया पहले हमने गैलीलियो जी ने ही दिया था, ठीक है ना। लॉ ऑफ इनर्शिया बेसिक्स सा वही है कि कोई भी बॉडी अपने मोशन के स्टेट में चेंज नहीं चाहता है, ठीक है। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल कर रहा है तो यूनिफॉर्म स्पीड से ही ट्रैवल करता रहेगा, वो चेंज नहीं करना चाहेगा, ठीक है ना, रेजिस्ट करेगा चेंज में। ओके, सो दिस प्रॉपर्टी ऑफ अ मटीरियल या मैटर, ठीक है ना, दिस प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर टू नॉट चेंज इज स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है ना। स्टेट ऑफ मोशन में दो ही चीज़ें, रेस्ट, ठीक है ना, अगर रेस्ट में तो रेस्ट में, और अगर वो यूनिफॉर्म मोशन से ट्रैवल कर रहा है लॉन्ग एंड स्ट्रेट लाइन तो उसी से करना चाहेगा, उसमें चेंज नहीं चाहेगा, ठीक है ना। सो दिस इज योर लॉ ऑफ इनर्शिया, गैलीलियो ने दिया था। अब लॉ ऑफ इनर्शिया को हम क्या बोलते हैं, एक तरह से देखते हैं क्वांटिटेटिवली, हम कहते हैं कि जो इनर्शिया है वो एक्चुअल में क्या है, मेजर ऑफ मास, क्योंकि जिसका जितना ज्यादा मास होगा उसका इनर्शिया उतना ज्यादा होगा। बहुत भारी पत्थर है और वो रेस्ट में है तो हमें बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, ठीक है ना, मतलब उसका इनर्शिया ज़्यादा है, वो ज़्यादा ताकत लगा, मतलब वो ज़्यादा रेजिस्ट कर रहा है अपनी चेंज करने। वहीं छोटा पत्थर है तो थोड़ा सा भी लगाने पे हिल जाता है, उसका मास कम है इसलिए उसका इनर्शिया रेस्ट का कम है, तो उसे इजीली हम मोशन में लेके आ पा रहे हैं, ठीक है ना। ओके, एंड सेम चीज़ वही है, अगर भारी पत्थर है वो गोल गोल घूमता आ रहा है तेजी से तो नहीं रुकने वाला ईजी सा, ठीक है, लेकिन छोटा पत्थर चलता आ रहा है तो रोक लेंगे हम, ठीक है ना, क्योंकि उसका इनर्शिया कम है। बढ़िया, क्लियर है, ठीक है ना। अब इनर्शिया को हमने तीन तरह के इनर्शिया में डिवाइड करा, ठीक है ना, और वो इनर्शिया के तीन डिवीजन क्या थे आपके, एक तो है आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड व्हाट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है ना। मतलब अब देखो, मतलब गैलीलियो का जो लॉ है, लॉ ऑफ इनर्शिया, से इनडायरेक्टली इस तरीके से भी कह सकते हो कि अगर हमें किसी बॉडी को
किसी बॉडी के स्टेट को चेंज करना है, रेस्ट से मोशन में लाना है, मोशन से रेस्ट में लाना है, उसकी डायरेक्शन चेंज करनी है, तो हमें एक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगानी पड़ेगी। एक्सटर्नल अनबैलेंस, क्योंकि कोई इधर से लगाए और कोई इधर से लगाए तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगी, अनबैलेंस्ड होनी चाहिए, ठीक है ना। ओके, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इन तीनों को वही है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहती है। तो सबसे सिंपल तरीके से इसे ऐसे सिखाते हैं कि जैसे आप कार में बैठे हो या बस में बैठे हो तो आप रेस्ट में हो, खड़े हो रखे हो मान लो, ज़्यादा अच्छा, ठीक है ना, तब ज़्यादा पता चलता है, हमने सबने पकड़ के रखा है। और जैसे ही बस स्टार्ट होती है तो हमें क्या फील होता है, हम आगे की तरफ मुड़ते हैं पीछे की तरफ, बस आगे जा रही है, हम क्या होंगे, आगे को झुकेंगे या पीछे को, आगे। सोचो सोचो, रियल मतलब ये तो आप फील करते हो, देखते हो जब बस या ट्रेन एकदम से स्टार्ट होते तो हम ऐसे पीछे होते हैं, समझ पा रहे हो ना, एकदम से। क्योंकि देखो होता क्या है, हमारे पैर तो कनेक्टेड है काइंड ऑफ की सरफेस से, ठीक है, पैर तो उसके साथ मूव कर, नहीं थोड़ा सा अलग है। देखो हमारा पैर कनेक्टेड है किससे, बस से, तो जब बस मूव करती है तो पैर बस के साथ मूव कर जाते हैं, लेकिन हमारा ऊपर वाला पार्ट इनडायरेक्टली कनेक्टेड। यस, तो हमारी बॉडी रेस्ट में रहना चाहती है बट पैर तो आगे चले गए ना, तो हमें लगता है कि हम पीछे आ गए, जबकि पैर आगे गए, हम वहीं थे, लेकिन हमें लगेगा कि हम पीछे हो गए, ठीक है ना। सो दिस इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसका दूसरा एग्जाम्पल ये है कि जैसे आपने देखा होगा कि जब हमें देखते हैं कपड़े झाड़ते हैं या फिर गद्दा झाड़ते हैं तो ऐसे पकड़ते हैं और किसी डंडे से लेके ऐसे मारते हैं, ठीक है, तो कभी सोचा धूल निकल कैसे जाती है। हाँ हाँ, वो पार्टिकल्स, हाँ रेस्ट में तो देखो, अब देखो लॉजिक सही लगा रहे हो, बस थोड़ा अलग है। देखो जब हम मारते हैं, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि मैं हर पार्टिकल को मार रहा हूँ, मतलब चलो ठीक है, हाँ ग्रेविटी का भी रूल है। देखो आज जब मैं एक डंडे से मार रहा हूँ तो मैं पूरे गद्दे में एक साथ तो नहीं मार रहा हूँ कि सारे पार्टिकल वाइब्रेट कर जाएंगे, ठीक है, एक ही जगह पे मार रहा हूँ, तो क्या होता है, देखो पार्टिकल्स, धूल जो है वो वहीं रहती है, ठीक है ना, वो जो कपड़ा है वो पीछे चला जाता है मारने पे और धूल वहीं रेस्ट पे रह जाती है, तो धूल नीचे गिर जाती है, कपड़ा उधर चला जाता है, गद्दा समझ, जैसे ठोका तो गद्दा पीछे चला गया लेकिन धूल वहीं रह गई, फिर वो नीचे गिर जाती है, समझ पा रहे हो ना, ये है वो है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और इस तरीके से जैसे आप लोगों को एक्सपेरिमेंट दिखाते हैं, अगर हम भी करें थोड़ा सा, कि जैसे ये है, जैसे ये है, ठीक है ना, इसके ऊपर हम सिक्का रखें और इसको जोर से मार देते हैं, करें, चलो ठीक, हाँ हाँ करा है आपने, हाँ, लेकिन खुद से करने की बात अलग होती है ना। और हमारे पास अभी सिक्के भी हैं काफ़ी भगवान जी के आशीर्वाद से। ठीक है, सो वी हैव सम कॉइन्स हियर, ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ सिक्के हैं, ओके, एंड ग्लास का है, अच्छा मैं मेरे क्या, ओके लेट्स सी, ठीक है, ये है, बहुत जल्दी से करना पड़ेगा और इसका तो फ्रिक्शन भी ज़्यादा है, जैसे यहाँ पे रखा है, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है, और इसे अगर हम जल्दी से मारें, ये रखो या ये रखो, जैसे यहाँ रखा है, ठीक है ना, और अगर मैं इसे जल्दी से खींच लूँ, जल्दी से, ठीक है ना, तो वो सिक्के उसके अंदर गिरे, ठीक है ना, तो मतलब वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट था, ठीक है ना, वो रेस्ट, इसे तो खींच गया लेकिन सिक्के रेस्ट में रहे, तो वो, और फिर ग्रेविटी ने खींचा तो मतलब ग्रेविटी तो खींच ही रही थी स्टार्टिंग से, वो इसके अंदर ही गिर गए, ठीक है, वरना वो इसके साथ बाहर आ जाते हैं अगर मैं स्लोली स्लोली करता तो, ठीक है ना, झटके से करना पड़ा ना, फ्रिक्शन ना, ठीक है ना, टाइम नहीं मिल पाता ना, मतलब जल्दी में पार्टिकल्स को टाइम नहीं मिल पाता है वो क्रिएट करने का, ठीक है, ओके, जैसे किसी को एकदम झटका देना हो तो एकदम से देना पड़ेगा ना, जोर से, ठीक है ना, अनएक्सपेक्टेड, ऐसा सोचो कि उन्हें पता नहीं था कि कोई उन्हें खींचने वाला है,
ठीक है, ओके। सो तो ये था हमारा इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इसका एग्जांपल देखे आपने। अगला इनर्शिया ऑफ मोशन, वही है जब गाड़ी चल रही होती है और गाड़ी सडनली ब्रेक लगा दे, हम खड़े हैं, ठीक है, तो अब हमारे साथ क्या होगा? यस, पैर तो गाड़ी से कनेक्टेड थे, तो पैर तो रुक जाते हैं गाड़ी के रुकते ही, लेकिन हमारा अपर बॉडी आगे ही रहता है, मतलब वो मोशन में ही रहता है, तो आगे चला जाता है, ठीक है ना, समझ पा रहे हो ना? इनर्शिया ऑफ मोशन, ये उसको ये भी समझ सकते हो, जब मैं बॉल उछालने वाला बोल रहा था, जब हम बॉल को उछालते हैं तो उसमें एक मोशन का भी कंपोनेंट होता है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, तो हम आगे जाते हैं तो बॉल में भी वो रहता है मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन, तो हमारे हाथ में ही आता है, मतलब बॉल को तो मैं सीधा उछालता हूँ, बट उसमें भी एक मोशन का कंपोनेंट रहता है जो मेरे हाथ में आगे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल कराता है, ओके, जो हम पूरा डिस्कस कर चुके थे। और इनर्शिया ऑफ मोशन में और कोई एग्जाम्पल सोच पा रहे हो? बहुत सारे हैं, बताओ। हाँ, मतलब वो तो हम चेंज इन मोमेंटम में बात करते हैं, चलो वो भी है, ठीक है ना, मतलब बॉल कैच करने के लिए हमें थोड़ा हाथ पीछे करना पड़ता है। हाँ हाँ बिल्कुल, ये अच्छा एग्जांपल है। देखो बस से ट्रेन से कुछ भी लो, जैसे ट्रेन चल रही है इसलिए तो कहते हैं पहली बार चलती हुई ट्रेन या बस से उतरना नहीं चाहिए, याद रखना, ठीक है, ये नहीं कि एक्सपेरिमेंट करने चले गए, ठीक है। तो देखो आपके पास एक बस है और यहाँ पे दरवाजा है और आप उसमें से मान लो बस वेलोसिटी से चल रही थी और आप उसमें कूद गए, ठीक है ना, ज़मीन पे, तो आपका पैर तो रेस्ट में आ जाएगा ठुकते ही, लेकिन आपकी बॉडी में तो अभी भी वो मोशन है ना आगे वाला, तो आप मुंह के बल गिरोगे, ठीक है ना। इसीलिए जब हम बस या चलती से कूदते हैं तो हमें रुकना नहीं चाहिए, उससे कूद के भी आगे ही भागते रहना चाहिए, ताकि वो वेलोसिटी वाला कंपोनेंट ऐड होकर फिर हम धीरे धीरे रुक जाएं। मतलब ऐसा नहीं कि बस से कूदे और रुक गए तो हम गिर जाएंगे, बस से कूदे तो बस मतलब बस की डायरेक्शन में ही थोड़ा सा रन कर लो, थोड़ा सा, इन जनरल हो भी जाता है, आपने देखा होगा लोगों को जब, और देखो और बस में चढ़ते हुए भी तो यही होता है, भाग भाग के चढ़ते हैं, है ना, एकदम से रुके से ऐसे पकड़ेंगे तो एकदम से झटका लगेगा ना, तो भाग भाग के पकड़ते हैं, ठीक है ना, ताकि पहले से ही मोशन का कंपोनेंट हो। देख रहे हो रियल लाइफ, ये हर इंसान को पता है दुनिया में, क्योंकि एक्सपीरियंस है, ठीक है ना, हमारी बॉडी ने अपने आप को बहुत ही डेवलप करा है, ये सारी चीज़ें बिना पढ़े ही हमारी बॉडी को पता है कि कैसे क्या होती हैं, ठीक है ना, इंट्यूशन से। इनर्शिया ऑफ मोशन, देन इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन काइंड ऑफ ये है जो हम सर्कुलर मोशन में पढ़ चुके हैं अच्छे से, कि जैसे ये चार्जर है, अगर हम इसे गोल गोल, ये नहीं, ये खुल सकता है, जैसे कि ये है हमारे पास, ठीक है ना, अपना बॉब, ठीक है ना, कम, तो जब हम इसे रोटेट करते हैं तो इसकी डायरेक्शन हर मोमेंट पे चेंज हो रही है, ठीक है ना, लेकिन ये होने नहीं देना चाहता, तो अगर मैं इस स्प्रिंग को काट दूँ, इस स्प्रिंग को, ठीक है ना, ये स्प्रिंग है हमारे पास एक्चुअली, इसे कट कर दूँ, तो जो अभी इसे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड हो रही है वो कैंसिल आउट हो जाएगी। अभी तो फोर्स है ना जो इसको मोड़ रही है, और हमने क्या पढ़ा है, अगर फोर्स ना लगे तो डायरेक्शन में चेंज नहीं हो पाएगा, तो अगर मैं स्ट्रिंग को काट दूँ तो फोर्स कैंसिल हो जाएगी, तो इसके डायरेक्शन में चेंज नहीं हो पाएगा। तो अगर मैं इधर जा रही हूँ इस मोमेंट पे कट कर दूँ तो ये ऊपर की तरफ, इधर जा रही थी मैं कट कर दूँ तो इस तरफ, मतलब वो स्ट्रेट पाथ, टेंजेंशियल पाथ हो जाएगा, ठीक है ना। तो दिस इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, कि जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी तरफ जाना चाहती है, ओके। इसका एग्जाम्पल ऐसे भी देते हैं, जो आपकी साइकिल देखा है ना आपने, साइकिल में मडगार्ड लगा होता है, तो मडगार्ड का रीजन यही होता है, जैसे आपके पास ये साइकिल है आपकी, ठीक है ना, ये आपकी साइकिल है, ओके, एंड आप ये चला रहे हो, ठीक है ना। तो अगर मान लेते हैं इधर से इधर हैंडल इधर कर देता हूँ मैं, ये वाला टायर अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। तो अगर हम इधर चला रहे हैं और ये पीछे का टायर है और नीचे कीचड़ है, तो आपको पता है ना टायर ऐसे घूम रहा है, ठीक है ना, ऐसे ऐसे घूमेगा, तो जो कीचड़ है वो टायर अपने साथ घुमा रहा है, तो ये इधर ला के फेंक देगा ना, मतलब टेंजेंशियल। देखो कीचड़ यहाँ तक आएगा और फिर अगर मान लो यहाँ से छूटता है कीचड़ इससे, तो इस मोमेंट पे तो इसकी डायरेक्शन इधर थी, तो आपकी अगर ये आप बैठे हुए हो तो आपकी पीठ पे कीचड़ आएगा, पानी एक्चुअल में आता ही, आपने देखा भी होगा स्कूटी चलती है, देखते हो ना टायर के पीछे से पानी उड़ता है, यही है वो। और कभी ध्यान से दूसरों की अगर कोई आगे पीछे चल उसकी गाड़ी से देखना कि वो हमेशा टायर से टेंजेंशियल पाथ बना के चलता है, ऐसे नोटिस करना, मतलब टायर से जो पॉइंट होगा उससे ऐसे टेंजेंट, और अगर पीछे कोई है तो उसके मुंह पे पानी, ठीक है ना। देखा कभी आपने बरसात में, नोटिस करना, इवन साइकिल चलाते आप देखा अगर पानी और मडगार्ड नहीं है तो आपके पीछे कीचड़ भर जाएगा। इवन आप चप्पल ही देख लो ना, कभी चप्पल में कीचड़ में चल रहे हो तो आपके पीछे, हाँ, तो क्या होता है जब हम पैर उठाते हैं तो चप्पल के साथ वो कीचड़ उड़ के आ जाता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है ना।
समझ गए ना। तो ये मडगार्ड इसलिए लगा होता है, मतलब वैसे तो इस तरफ भी आ सकते, मडगार्ड इसलिए लगा होता है ताकि जो इधर का कूड़ा है वो हमारे पीठ पे ना है, ये रोक ले, ठीक है ना। और मुझे ज़्यादा पता चलता है क्योंकि मेरी मडगार्ड नहीं है साइकिल में, ठीक है ना। तो जहाँ पे पानी होता है तो वहाँ स्लो करनी पड़ती है साइकिल, वरना उड़ के कपड़ों पे आ जाएंगे, ठीक है ना। और दूसरी चीज़, जैसे आपने कभी कट करते हुए देखा हो, जैसे वेल्ड को भी लोहे को काटते हुए देखा वो ग्राइंडर से, मशीन से, तो देखा चिंगारी कैसे टेंजेंशियल निकलती है, जहाँ से काट रहे होते हैं चिंगारी स्ट्रेट पार्ट निकलती है। ओके चलो ठीक है, ओके ठीक है ना। वो ऐसे घूमता है और वो टेंजेंशियल चिंगारियाँ निकलती। हाँ अच्छा ठीक है, कोई नहीं, मैं दिखा दूंगा आपको, ठीक है ना। जैसे ये ब्लेड है और ये कहीं पे सरफेस को काट रहा है तो यहाँ से चिंगारियाँ निकलेंगी, ठीक है ना, एकदम स्ट्रेट पाथ। ओके, सो ये सब भी टेंजेंशियल है, तो ये है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ओके, अब थोड़ी सी हमें थोड़ा आगे जाने से पहले हम थोड़ा फिजिक्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस क्या क्या होती हैं उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि किस किस टाइप की फोर्सेस होती हैं, क्या क्या फोर्सेस होती हैं। ओके, ये तो हो गया आपका लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना। इसकी स्टेटमेंट है कि लिख लो, लिख लो, अकॉर्डिंग टू गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया, अकॉर्डिंग टू गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया, a body does not change, a body does not change its state of rest, its state of rest or of uniform motion, or of uniform motion unless an external force, unless an external force compels it to change that state, compels it to change that स्टेट, ठीक है ना। और ये टाइप्स ऑफ इनर्शिया में हमने लिख लिया था, ठीक है ना। इनर्शिया की डेफिनेशन आप ऐसे भी लिख सकते हो, लिख लो, द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, इनर्शिया की डेफिनेशन है, ठीक है ना। द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच, बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन नॉट चेंज, बाय वर्च्यू ऑफ इट कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, cannot change its state of rest or of uniform motion, or of uniform motion of a body in a straight line, in a straight line by itself, by itself is called inertia, मतलब खुद से चेंज नहीं कर सकती, ठीक है ना। अब स्टार लगा के लिख लो, mass of a body is measure of its inertia, mass of a body is measure of its inertia। अब इसका आगे लिखने की जरूरत नहीं, ग्रेटर द मास ग्रेटर द इनर्शिया, ठीक है ना। तो फिर हमने ये तीन चीज़ें लिख ली कि इनर्शिया के भी 3 काइंड से हमने डिस्कस करा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, और तीनों की डेफिनेशन आप ऐसे लिख सकते हो, द बोलते हैं वर्ड, हाँ यस मिस, द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट कैन नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन और स्टेट ऑफ रेस्ट ऑन इट्स ओन। अगर कोई बॉडी रेस्ट हो तो अपने आप ही नहीं, चलो अब चलना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। और कोई मोशन में तो चलो रुक जाते हैं अपने आप ही, ठीक है ना। मतलब एक प्रॉपर्टी क्या चाहिए बोलो, रुक जाएगी आप कह रहे हो। देखो हमने क्या बोल रहे हैं, रियल में जो भी केसेस है कभी ऐसा केस होगा ही नहीं कि एक्सटर्नल फोर्स जीरो। यहाँ पे भी तो ये लॉ, ये रुक क्यों रही है, ये भी गैलीलियोस लॉ के हिसाब से ही चल रहा है। क्यों? क्योंकि जब ये बॉल आगे जा रही है तो इस पर फ्रिक्शन इस तरफ एक्ट कर रही है, तो एक एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रही है ना। तो एक्चुअल में उस एक्सटर्नल फोर्स ने इसके इनर्शिया ऑफ मोशन को चेंज कर दिया। हमने अभी स्टेटमेंट क्या लिखी कि जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तब तक चेंज नहीं हो सकता, बट एक्सटर्नल फोर्स तो लग रही है ना भाई, आपका क्या है फ्रिक्शन, तो एक्सटर्नल फोर्स है। अगर यहाँ फ्रिक्शन ना हो तो ये नहीं रुकेगी, बिल्कुल ना लगे, हाँ हाँ तो ये आया ही ना इस केस के, अगर कहीं पे फ्रिक्शन नहीं है तो नहीं आएगा, असली में तो आ ही जाता है। अभी हमने क्या लिखा, जब फोर्स ना लगे, बट असली में तो लगती है ना। जैसे लास्ट ईयर आपने मैकेनिक्स अपने सारी मशीन्स में नहीं पढ़ा था, एफिशिएंसी 100% नहीं होती, कुछ फ्रिक्शन में लॉस हो जाता है, तभी तो 100% नहीं होती। 100 में ही तो सारे केस वैलिड होते हैं, बट 100 होती ही नहीं है ना।
तो उसी तरह ऐसा कभी होगा ही नहीं कि आपके किसी बॉडी में बिल्कुल फोर्स ना लगे, कुछ ना कुछ तो लगेगा ही, समवेयर समवॉट, ठीक है ना, ठीक है ना। देखो अगर मान लो फ्रिक्शन इतना कम भी कर दे तो ग्रेविटी तो नीचे खींच ही रही है ना, फिर उसकी वजह से एक नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट करेगी, मतलब चीज़ें एक्ट करती रहेंगी, ठीक है ना, फोर्सेज एक्ट करेंगी कुछ। और अगर देखो अगर सारी की सारी फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे, अब देखो समझो, अब समझो ये बॉडी रेस्ट में कब जीरो पे अपने आप नहीं आएगी, जैसे जितना फोर्स फ्रिक्शन का इधर लग रहा है उतना ही फोर्स मैं ऊपर से उधर लगाऊं तो नेट फोर्स क्या हो जाएगी, जीरो। जितना फ्रिक्शन उतना ही अप्लाइड फोर्स, तो बॉडी हमेशा चलती रहेगी। अब मान लो एक बच्चा है जो हमेशा धक्का दिए जा रहा है तो बॉल तो चलती रहेगी ना, क्लियर है बात, यस इट विल कीप ऑन गोइंग। ओके, तो इसके बाद उससे पहले थोड़ा सा ये लिख लो सम कॉमन फोर्सेज इन मैकेनिक्स, थोड़ा सा ये पता होना चाहिए चैप्टर पढ़ने से पहले क्योंकि हर चैप्टर में कायम आएगा। सम कॉमन फोर्सेज इन मैकेनिक्स, ठीक है ना। देखो आप फोर्स को डिफाइन कैसे करते हो, कैसे करते हो आप, हाँ बोलो, फोर्स कॉज होता है, क्या चीज, यस बिल्कुल, यस फोर्स एक क्या बोलते हैं, कॉज है जो किसी ऑब्जेक्ट के रेस्ट में या फिर यूनिफॉर्म मोशन में चेंज ला सकता है, ठीक है ना। तो हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं फोर्स इज अ पुश और अ पुल विच कॉजेज द चेंज इन मोशन या फिर चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। इफ इट इज रेस्ट, वो रेस्ट से मोशन में ला सकता है, या मोशन है तो मोशन को रोक सकता है या और तेज कर सकता है या कुछ डायरेक्शन चेंज कर सकता है, ठीक है ना, ठीक है ना। नी पुश और अ पुल विच चेंजेस द स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड फोर्स, ठीक है ना। अब इसमें हम कुछ टाइप्स की बात कर रहे हैं। कुछ फोर्सेज आपकी ये होती हैं, फोर्सेस में भी काफ़ी प्रकार है लेकिन मेनली है अगर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करें तो एक होती है कॉन्टैक्ट फोर्स और एक होती है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नाम में ही क्लियर है कि जो आपकी कॉन्टैक्ट फोर्स है वो क्या करती है, जब वो कॉन्टैक्ट में तभी, जैसे ये मार्कर से मैं तभी लिख पा रहा हूँ जब ये आपस में कॉन्टैक्ट में, मैं इस मार्कर को हाथ में तभी पढ़ पा रहा हूँ जब मेरा हाथ और ये मार्कर कॉन्टैक्ट में है, ठीक है ना। और जब मैं किसी फुटबॉल को किक करता हूँ वो भी कॉन्टैक्ट फोर्स है क्योंकि बिना किक करे तो अपने आप उड़ेगी नहीं, ठीक है ना। बट वहीं पर जैसे कि ये लेते हैं, वी आर टेकिंग सम मैग्नेट्स हियर, ठीक है ना। अब जैसे ये यहाँ पे रखा हुआ, अब देखो, ठीक है, इस मैग्नेट को मैं हिला पा रहा हूँ, अगर आप मैग्नेट हाँ यस, तो देखो मैं ना टच कर रहा हूँ ना कुछ कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैं तो नहीं टच कर रहा बट इट इज स्टिल मूविंग मेरे कमांड पे, ठीक है ना, इट इज़ वर्किंग ऑन माई कमांड। इट इज़ अ काइंड ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है ना। विदाउट कमिंग इन कॉन्टैक्ट ये फोर्स एक्ट कर रही है, देख रहे हो, इवन हम दूर से भी कंट्रोल कर सकते हैं, देखो देख रहे हो ना, अगर आप लोगों को भी दिख रहा है, देख रहे हो, तो ये एक फोर्स है जो कि बिना कांटेक्ट हुए भी काम कर रही है, ठीक है ना। देखो मतलब चलो, वैसे तो पुराना टॉपिक याद है, कोलिजन वाला याद है, जब आप बहुत कंफ्यूज थे, ऊपर नीचे काइनेमेटिक्स में, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन, तो चलो, तो आपने देख लिया, तो कांटेक्ट है नॉन, तो कांटेक्ट फोर्सेस वो होती हैं जब एक दूसरे पे तभी एक्ट करती हैं जब बॉडीज आपस में कांटेक्ट में हो। नॉन कांटेक्ट फोर्स तब एक्ट करती है मतलब जब वो कांटेक्ट में ना भी हो। जैसे इसका और कोई एग्जांपल दे सकते हो आप? हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्ज की वजह से जो होता है, ठीक है ना। और दूसरा जो ग्रेविटी है, ग्रेविटेशन इज ऑल्सो ग्रेविटी, ये सारी फोर्स भी क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है ना। अब ये यहाँ पे रखा हुआ है तभी तो ग्रेविटी इस पर लगी रही है ना नीचे, ऐसा थोड़ी है कि जब धरती से टच होंगे तभी ग्रेविटी लगेगी, ठीक है, ओके। अब इसके बाद जो आपके डिफरेंट इसके अंदर भी काइंड्स ऑफ आ जाते हैं, तो लिख लो, एक लाइन लिख लो, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेज एनकाउंटर्ड इन मैकेनिक्स। डिफरेंट काइंड्स ऑफ फोर्सेज एनकाउंटर्ड इन मैकेनिक्स आर, ठीक है। हम मेन फोर्सेस की स्टडी करेंगे जो हमें पूरे फिजिक्स में पढ़नी है इस साल। तो एक तो आपका पहला वेट ही हो जाता है, वेट
एंड वेट क्या होता है आपका? ग्रेविटेशनल फोर्स। जो कि आपका किसके इक्वल होता है? mg के मास टाइम्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक, तो ये भी एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, ठीक है ना। और ये हमारी ग्रेविटी की वजह से, मास की वजह से क्रिएट होता है। जो आपने पढ़ा है ना, कहीं मास है तो मास एक दूसरे मास को अट्रैक्ट करता है। हर एक मास दूसरे मास को अट्रैक्ट करता है, भले कितना भी दूर हो। मास कभी रिपेल नहीं करता। ग्रेविटी, ये भी ग्रेविटी हमेशा अट्रैक्टिव होती है। आज तक आप देखो, और ये भी समझो, ये तो हमने पहले भी डिस्कस करा था, क्योंकि ग्रेविटी पॉजिटिव और नेगेटिव मास नहीं होता। समझ पा रहे हो ना, अट्रैक्शन रिपल्शन। अभी तक हमें मास सिर्फ एक ही टाइप का मिला है और सारे मास एक दूसरे को अट्रैक्ट ही कर रहे हैं। काफ़ी यूनिक फोर्स है ये, फंडामेंटल फोर्सेस में से, याद है ना, सबसे वीकेस्ट फंडामेंटल फोर्स है ग्रेविटी। ओके, एक ही हो गई, ठीक है ना। अगला आपका है फोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है ना, फोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट। फोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं, बट बेसिकली जो आप देखो, एक होता है आपका नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन, तो ये नॉर्मल रिएक्शन किस वाला का नाम है? देखो, जब भी कोई बॉडीज आपस में कांटेक्ट में होती हैं, कैसे भी आपस में कांटेक्ट हो, एक नॉर्मल फोर्स लगती है उनके आपस में चिपकने की वजह से, ठीक है ना। और वो फोर्स हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलर होती है, ठीक है ना, सरफेस से परपेंडिकुलर, ठीक है ना। जैसे कि ये है कोई बॉडी और यहाँ पे एक टेबल रखा हुआ है, ठीक है ना, तो इसकी सरफेस ये है, तो नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ होगा, क्योंकि इस सरफेस से वो 90 डिग्री पे बनाया होगा, ठीक है ना। जैसे यही है और इसमें मैंने अपना ट्रांसफॉर्मर रख दिया, ठीक है ना, इतने एंगल पे, तो सरफेस ये है, तो इसका नॉर्मल फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। समझ पा रहे हो ना, नॉर्मल टू दिस सरफेस। और ये कांटेक्ट में है तभी, ऐसा नहीं कि ऊपर रखा है तब भी नॉर्मल रिएक्शन, जब कांटेक्ट में होगा तभी। ओके, एंड देन कम्स आपका फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन भी एक कांटेक्ट फोर्स है, याद रखना, क्या कांटेक्ट फोर्स है, क्योंकि फ्रिक्शन तभी एक्ट करता है जब दो बॉडीज आपस में टच होती हैं। ठीक है ना, फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो आपका जो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स, जो फ्रिक्शनल फोर्स है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये हमें चैप्टर में पढ़ना भी है इसी के सब पार्ट में। तो फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है आपकी, वो क्या होती है एक्चुअली? जब भी दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में होती हैं, तो जब वो सिर्फ कांटेक्ट में होती है तब फ्रिक्शन नहीं लगता है, जब वो एक मोशन कर रही होती है। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? इट इज़ अ फोर्स विच एक्ट्स बिटवीन टू सरफेसेस ऑफ टू सेपरेट बॉडीज व्हेन दे मूव रिलेटिव टू ईच अदर। ठीक है ना, क्योंकि देखो दो चीज़ें, अगर ये भी 5 मीटर पर सेकंड से चल रही है, ये भी 5, तो एक दूसरे के लिए रेस्ट में ही होगी ना, ठीक है ना। जब वो या तो दो मतलब रिलेटिवली चल रहे हो, ठीक है, दोनों की स्पीड अलग हो, ओके, तो उस पर जो फोर्स एक्ट करती है। और याद रखना, फ्रिक्शनल फोर्स एक रिलेटिव फोर्स है, क्या मतलब ये कोई फिक्स नहीं होती, ठीक है ना। हाँ, बॉडी का वो भी हम देखेंगे, सारे एडजस्टेबल होती है, एडजस्टेबल फोर्स है, ठीक है। और इट ऑलवेज अपोजेस द रिलेटिव मोशन। अगर ये इधर जा रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स इधर है, और ये इधर आ रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स इधर है, तो ठीक है ना। फिर इसके बाद आपके पास एक आता है स्प्रिंग फोर्स, ठीक है ना, स्प्रिंग फोर्स, ये भी बोलो, वो भी है। स्प्रिंग फोर्स देखो, हाँ बिल्कुल, जैसे यही है आपका, ठीक है ना। तो जैसे ये स्प्रिंग है, अब इसमें अगर हम बहुत ज़्यादा वजन टांग दें तो क्या होगा, ये और लटक जाएगा, है ना। जैसे कि अगर मैं दिखाऊं, यही है, इसको चिपक भी नहीं रहा, ठीक है ना। ये थोड़ा स्टिफ है तो कम हुआ, लेकिन जितना वजन बढ़ेगा उतना ज़्यादा लटकेगा, ठीक है ना। तो इसकी जो एक्सटेंशन है, जैसे अभी इतना है, मैंने खींचा इतना हो गया, ठीक है ना। तो ये जो एक्सटेंशन हुआ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा यहाँ पे मास कितना है, ठीक है ना। और सिंपली बोले तो मतलब जो फोर्स होगा, जो इसमें फोर्स, देखो जब इसमें नीचे की तरफ फोर्स लगता है तो इसमें एक ऊपर की तरफ फोर्स लगता है, जिसे हम रेस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, क्या रेस्टोरिंग फोर्स। क्योंकि जितना स्प्रिंग पे नीचे फोर्स लग रहा है, स्प्रिंग उतनी फोर्स से ऊपर भी तो खींच रही है, वरना तो नीचे आ जाती, ठीक है ना। तो दैट फोर्स इज कॉल्ड रेस्टोरिंग फोर्स। हाँ, नीचे ग्रेविटी खींच रही है ना mg, तो जितना ग्रेविटी फोर्स लगा रही है उतना ही स्प्रिंग भी तो ऊपर लगा रहा है, वरना नीचे नहीं चला जाता,
समझ रहे हो ना? यस, वरना रेस्ट में क्यों रहता? अभी रेस्ट में इसलिए क्योंकि नेट फोर्स जितना ग्रेविटी mg लगा रही है उतना ही ये ऊपर लगा रहा है, ठीक है ना? और जो ये एक्सटेंशन है, मतलब जो फोर्स लग रही है स्प्रिंग की, रेस्टोरिंग फोर्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके डिस्प्लेसमेंट के। हाँ, मतलब मास की वजह से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट, जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट समझ सकते हैं ना, उतना ज़्यादा फोर्स लग रही होगी, जितना कम डिस्प्लेसमेंट उतना कम फोर्स। तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ये एक्चुअल में रेस्टोरिंग फोर्स है, क्या? रेस्टोरिंग फोर्स। तो ये कहना चाहते हैं जैसे एक्स तो नीचे की तरफ बढ़ा ना डिस्प्लेसमेंट, तो उसमें जो रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुई वो ऊपर की तरफ, तो दैट्स अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है ना? अब ये जो के है इसे हम स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं, क्या? स्प्रिंग कांस्टेंट। ये हर स्प्रिंग का अपना होता है, ठीक है ना? हाँ, एक्स डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। जैसे देखो, एक स्प्रिंग तो हमारे पास ये है, उसी तरह हमारे पास और भी तरह के स्प्रिंग्स हैं। जैसे आपने देखा होगा ट्रेनों में भी स्प्रिंग यूज होते हैं, अगर आपने ट्रेन का पहिया देखा है तो यू नो। बाइक स्कूटी में भी स्प्रिंग यूज होते हैं, शॉकर देखा है ना आपने, साइकिलों में भी यूज होते हैं। कहाँ चला गया, मिल नहीं रहा, चलो। क्या चीज? क्या चीज? ब्रेक में? अच्छा, ब्रेक में, अच्छा वो स्प्रिंग वैसे दिखते नहीं है, मतलब आप इसे ऐसे समझो, हाँ उस समय होते हैं। अब तो मॉडर्न आते हैं, आपने बाइक देखी है? बाइक के पीछे की सीट में देखे हैं, गोल 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 लगे रहते हैं, दोनों तरफ से पहिए से जुड़े रहते हैं, तो स्प्रिंग होते हैं ताकि झटका लगे तो हो जाए। और साइकिल में भी आपने देखा होगा, जो वहाँ वाला होता है, जो शॉकर वाली साइकिल होती है, आगे भी होती है और बीच में एक नहीं होता गोल 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 बीच में, तो जब वो सीट ऐसे पिचकती है तो स्प्रिंग कंप्रेस हो जाती है ताकि झटका ना लगे। और इवन जो आपने पुरानी सीट्स होती थी वहाँ देखी होंगी आपने, जैसे कोई सीट है बैठने की, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे, ठीक है ना, समझ पा रहे हो ना? तो जैसे एकदम से झटका लगता है तो नीचे की तरफ ज़्यादा फोर्स लगता है तो स्प्रिंग पिचक जाती है, ठीक है ना? ओके, बढ़िया। तो यस, तो ये स्प्रिंग कांस्टेंट, और ये हर स्प्रिंग का अलग होता है, क्योंकि देखो ये स्प्रिंग है, इसे मैंने ऐसे खींच दिया, टूट गई, ठीक है ना? अब ये दोबारा से अपनी ओरिजिनल स्टेट में नहीं जा सकती, ये सब भी हम पढ़ेंगे, ओके? क्या हुआ अभी, ठीक है ना? तो हर स्प्रिंग की ताकत अलग होती है। देखो ये तो इजीली खींच गई, कुछ स्प्रिंग होगी कितना भी खींच लो नहीं खींचेगी, नहीं आ सकती। हमने इसकी इलास्टिक लिमिट पार कर दी, मतलब जो इसकी स्ट्रेंथ थी, जो वापस लाने तक की प्रॉपर्टी थी, हम उससे भी ज़्यादा ताकत लगा दी। मतलब इधर से लगाएं तो वो आ तो जाएगी, लेकिन अब वो प्रॉपर्टी नहीं रहेगी उसमें, ठीक है ना? मतलब एकदम पहले जैसे नहीं हो पाएगी, अच्छे से हो तो रही है थोड़ी थोड़ी, लेकिन एकदम वो नहीं होगा, ठीक है ना? इसे कहते हैं इलास्टिक लिमिट या ब्रेकिंग पॉइंट भी कह सकते हो। और बहुत ज़्यादा खींचेंगे तो टूट भी जाएगी, समझ पा रहे हो ना? जैसे लोग कहते हैं नहीं, एक लिमिट है, उसके बाद कुछ भी हो सकता है, ठीक है? यस, ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट, ओके। इसके बाद आपका आ जाता है द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज टेंशन। टेंशन, टेंशन, ठीक है ना? टेंशन किस में होती है? आपकी रोप में या किसी स्ट्रिंग में। और हम टेंशन तब मानते हैं जब हम आइडियल केस लेके चलते हैं कि जो स्ट्रिंग है वो क्या है? अनस्ट्रेचेबल है, समझ लो, इनएक्सटेंसिबल जो हम पढ़ते थे, मतलब वो खींचेंगे तो नहीं खींचेगी, और मासलेस, ठीक है ना? तो जो टेंशन होती है एक्चुअल में क्या होती है, और वो पूरे स्ट्रिंग में सेम ही रहती है अगर वो कहीं से कनेक्ट, जैसे कि एक रस्सी लें, जैसे ये तार है हमारे पास चार्जर की, अगर मैं इससे कुछ ये लटका दूँ यहाँ पे, जैसे वो लटका हुई है यहाँ से, ठीक है ना? तो यहाँ पे मैंने फोर्स लगाई, तो वो जो फोर्स है वो इस पॉइंट तक ट्रांसफर हो गई, किसके थ्रू? इस स्ट्रिंग के थ्रू। तो स्ट्रिंग के अंदर एक फोर्स डेवलप हुई जिसका नाम है टेंशन। तो टेंशन इज नथिंग, इट्स जस्ट अ फोर्स। किसमें? स्प्रिंग की प्रॉपर्टीज हम देख सकते नहीं, रहेगा तो कांस्टेंट ही, जैसे देखो अभी खींच गया है तो अभी भी, हाँ हाँ हाँ, तो एंगल उंगल भी तो अलग होगा ना, फ्रिक्शन भी अलग अलग होगा, एक में कम फोर्स लग रहा है, एक में ज़्यादा लग रहा है, ठीक है ना? इंक्लिनेशन पे समझ पा रहे हो ना? एक थोड़े एंगल पे, एक ज़्यादा एंगल पे, तो जो ज़्यादा टेढ़ा है उस पर ज़्यादा फोर्स लग रहा होगा ना, इस पर कम लग रहा होगा, तो अलग होगी टेंशन, ठीक है? ओके, तो ये है बेसिक फोर्सेस, ओके ना, जिनके बारे में हमें स्टडी करना है।
और इसके बाद ऐसे बहुत सारी फोर्सेज होती हैं, ठीक है ना। और मेनली हमें आगे जाके हम पढ़ेंगे कि मेन हम डिवीजन करेंगे, एक होती है कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है ना। ये हम आगे पढ़ेंगे और ये टाइप्स ऑफ फोर्सेस में आ जाती है, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव। तो अभी के लिए तो आप ऐसा समझो कि जो ग्रेविटी की फोर्स होती है ये क्या होती है, कंजर्वेटिव फोर्स होती है। कंजर्वेटिव फोर्स वो है कि जिसमें जो वर्क डन हो ना वो क्या हो, पाथ पे डिपेंड ना करे। आपको लास्ट ईयर भी पढ़ा चुके हैं, हाँ शायद से, मतलब उसमें था ना, क्या बोलते हैं, जैसे ग्रेविटी के अलॉन्ग, हाँ था, वर्क एनर्जी वाले में था नहीं कि हम ग्रेविटी में मतलब यहाँ से टेढ़ा मेढ़े से रास्ते से जाए या सीधे जाए या ऐसे जाए, वर्क डन बराबर ही होगा, ठीक है ना। तो जो भी ऐसी फोर्सेस होती हैं जिसमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने के लिए कोई सा भी रास्ता लो, कैसा भी रास्ता लो, वर्क डन सेम आए, पाथ इंडिपेंडेंट, उन फोर्सेस को हम कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। वहीं जो फोर्सेस पाथ पे डिपेंड करेगी, किस रास्ते से आए, कितना चले, मतलब पॉइंट वही है लेकिन अलग रास्ते से गए तो अलग वर्क डन, अलग रास्ते से आए तो अलग वर्क डन, उन तरह के फोर्सेस को हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। तो जो फ्रिक्शन है वो एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, क्योंकि देखो दो पॉइंट है, अगर मैं ज़्यादा घूम फिर के आऊँगा और फ्रिक्शन है तो जितना ज़्यादा ट्रैवल करूँगा उतना ज़्यादा फ्रिक्शन लगाना पड़ेगा, तो फ्रिक्शन को ओवरकम करना पड़ेगा और उतना ज़्यादा मुझे वर्क करना पड़ेगा। लेकिन ग्रेविटी क्या है, एक पॉइंट ये है एक पॉइंट ये है, तो मैं कैसे भी जाऊँ ओवरऑल mg x2 माइनस h1 ही रहेगा, कुछ भी कर लो। तो वो सारी फोर्सेस क्या हो जाती हैं, कंजर्वेटिव। बढ़िया, अभी हम उससे बहुत चीज़ें हैं पढ़नी डिटेल में, बहुत चीज़ें हैं, ठीक है ना। वी विल स्टार्ट इट, ठीक है ना। अब ये लॉज ऑफ इनर्शिया तो हो गया था, ये तो लिख ही लेंगे अभी ना, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं वो देख लेंगे। अब लेट्स सी लीनियर मोमेंटम क्या होता है, ठीक है ना। इसकी मैं फोटो भेज दूंगा, ये लिख लेना एग्जांपल्स इतने सारे, ठीक है ना, तीनों टाइप के इनर्शिया की। बेसिक तो हमने बात कर ही ली, ठीक है। मोमेंटम लिख लो, द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी, द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी, ठीक है, द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम, इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम, एंड इट इज मेजर्ड एज द and it is measured, MEASURED, and it is measured as the product of, and it is measured as the product of mass and velocity, ठीक है ना। ओके, लिख लेना, इट इज ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, लीनियर मोमेंटम की बात हो रही है, ठीक है। इसे पी से डिनोट करते हैं और ये प्रोडक्ट होता है मास इनटू वेलोसिटी का, ठीक है ना। मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होती है, जिस तरफ वेलोसिटी की डायरेक्शन, ठीक है ना, डायरेक्शन जो वेलोसिटी, स्केलर और नहीं क्रॉस प्रोडक्ट क्या, अरे ये तो स्केलर, ये तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए स्केलर विद वेक्टर है, समझ रहे हो ना, हमने नहीं पढ़ा था। अगर एक वेक्टर उसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 टाइम्स हो जाएगा, नहीं समझे। अरे एक वेक्टर से 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, उसी डायरेक्शन में 5 गुना हो जाएगा। सेम मास आपका स्केलर है, एक नंबर है, 5 किलो 10 किलो। अब किसी का अगर ये 5 किलो है तो 5 ही हो जाएगा, 10 किलो तो 10 भी हो जाएगा, डायरेक्शन वही रहनी है जो v में है, बस एक वेक्टर इतना लंबा है, एक वेक्टर इतना लंबा है, ठीक है ना। ओके, तो डायरेक्शन इज गिवन बाय डायरेक्शन ऑफ जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उधर ही मोमेंटम होगा, ठीक है ना। डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इसकी ऐसा यूनिट तो आपको पता ही है, kg मीटर पर सेकंड, और इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, यस ml/t - 1, ठीक है ना। ओके, तो ये mv हो गया। अब देखो हम मोमेंटम को एक अलग तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर किसी चीज़ का मोमेंटम ज़्यादा है कम है कैसे पता करेंगे। अगर उसका इम्पैक्ट किसी बॉडी पे जितना ज़्यादा पड़ रहा है इसका मतलब उसका मोमेंटम उतना ज़्यादा है। समझो जैसे कि ऊपर से एक पत्थर गिर रहा है, हल्का पत्थर, तो मेरे हाथ पे लगेगा तो कम चोट लगेगी, यानी उसका मोमेंटम कम है, क्योंकि जो मेरा इम्पैक्ट पड़ा हाथ पे वो इम्पैक्ट कम था। बट वहीं अगर कोई बहुत भारी चीज़ मेरे हाथ पे पड़े, मतलब गिर के आए, ठीक है ना, तो मेरे हाथ को ज़्यादा चोट लगेगी क्योंकि उसका इम्पैक्ट हाथ पे बहुत ज़्यादा पड़ा, ठीक है ना।
तो देखो अब इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो मोमेंटम है इट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। मोमेंटम डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स ऑन विच क्या क्या है, मास एंड वेलोसिटी, दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इसे हम जैसे इम्पैक्ट में बता रहे, देखो अगर कोई भारी बॉल स्लो ही स्पीड से आ रही है तो भी बहुत चोट लगेगी, और एक हल्की बॉल बहुत तेज स्पीड से आ रही है तो भी चोट लगेगी। देखो सिंपल है, जैसे बंदूक की गोली होती है कितनी हल्की सी होती है, लेकिन जब वो गन से निकलती है तो बहुत ही तेज वेलोसिटी में होती है, तो उसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा होता है। हाँ तभी तो कह रहे हैं, जब गन में से निकलती है तो बहुत तेज स्पीड में निकलती है, वही तो कहा। तो तेज ही होती है, वो तेज ही होती है। बुलेट, अरे बुलेट में गन पाउडर होता है। गन पाउडर पता है क्या होता है? गन पाउडर, हाँ गन पाउडर होता है, जैसे अरे बिल्कुल वही चीज़ है, बम नहीं फटते उसी की तरह ले लो। तो रॉकेट जलाते तो रॉकेट में से नीचे गिरता है, रॉकेट ऊपर चला जाता है ना कितनी जल्दी। क्या? वो एक अलग चीज़ है, वो रिकॉल वेलोसिटी एक अलग चीज़ है, वो हम पढ़ेंगे रिकॉल वेलोसिटी ऑफ गन। अभी तो हम बुलेट की वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। रिकॉल वेलोसिटी होती है जब गोली आगे की तो बंदूक पीछे आती है, उस वेलोसिटी को रिकॉल वेलोसिटी कहते हैं, बंदूक की वेलोसिटी को। और हम अभी किसकी बात कर रहे हैं? बुलेट की वेलोसिटी को, ठीक है ना। बुलेट की वेलोसिटी को मजल वेलोसिटी कहते हैं। क्या? मजल वेलोसिटी, शायद डिस्कस करता हमने कुछ, ठीक है ना। यस, मजल वेलोसिटी। तो अब देखो बहुत ज़्यादा होती है मजल वेलोसिटी, तो अब उसका मास बड़ा कम होता है, 10-15 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम ले लो, ठीक है ना। लेकिन उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है तो उसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो जो उसका इम्पैक्ट पड़ता है किसी चीज़ के ऊपर वो बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर गोली लगे तो वो इस पार से उस पार निकल जाएगी, लेकिन वही अगर मैं गोली को हाथ में लेके किसी को मारूं तो वो ठुक के कुछ भी नहीं होगी, ठीक है, भले ही वही बुलेट थी, ठीक है ना। तो इम्पैक्ट किसकी चीज़ का है? वेलोसिटी का, ओके ना। और वहीं पे एक बहुत ही भारी सा पत्थर किसी के हाथ पे यहीं से हल्के से रख दें तो बड़ा जोर का चोट लगेगा उसे, ठीक है ना, क्योंकि भारी है, समझ पा रहे हो ना। और वहीं हल्की सी चीज़ से नहीं इम्पैक्ट पड़ेगा, तो हर चीज़ का अपना रोल है, ठीक है ना। तो इससे हम इम्पैक्ट से भी मेजर कर सकते हैं। एक लाइन लिख लो, The momentum of a body is measured by the impact, IMPACT. The momentum of a body is measured by the impact it produces, by the impact it produces on another body or surface. Yes, ठीक है ना, क्लियर रहेगा बात। ऑब्वियसली बात है ना, समझ गए कि ये जो इम्पैक्ट है इन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, इन वेलोसिटी एंड मास। बढ़िया, अब हम इसको आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आपने बेसिक समझ लिया कि फोर्स का इंट्यूशन क्या है, मोमेंटम क्या है एंड आपका इनर्शिया क्या है, और एरिस्टोटल ने क्या गलती करी थी, गैलीलियो ने क्या नया कुछ बताया था। ओके, अब इसके बाद हम अपना स्टार्ट कर सकते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो आज हम इसको स्टार्ट करते हैं एंड नेक्स्ट हम इसे आगे से कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। तो आपको पहले से ही पता है कि 3 लॉज है न्यूटन के, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 9 से, 9th में पढ़ा होगा आपने भी। क्या क्या थे? यस, 3 लॉज, और तीनों ही लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट सेकंड किसी को याद होना हो, थर्ड सबको याद होता है। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, बट सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। एंड वो दोनों रिएक्शन होते हैं वो दूसरी बॉडी पे एक्ट करते हैं, ठीक है ना, एक्ट्स ऑन अदर बॉडी, ठीक है ना। रिएक्शन अलग बॉडी पे एक्ट करती है और एक्शन दूसरी बॉडी पे और रिएक्शन दूसरी बॉडी पे। जैसे कि ये दो बॉडीज हैं ए बी, तो ए अगर बी पे एक्शन कर रही है, ठीक है ना, तो बी ए पे रिएक्शन, तो रिएक्शन फोर्स ए पे लगी और एक्शन फोर्स बी पे, इसलिए कैंसल आउट नहीं होती, ठीक है ना, क्योंकि एक फोर्स इस पे लगी इधर आ जाएगी, वो उधर चली जाएगी, ठीक है ना, समझ रहे हो। ओके, फर्स्ट लॉ क्या कहता है? वही जो लॉ ऑफ इनर्शिया है गैलीलियो का, कि अब बॉडी कहते हैं स्टेज इन रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। होता है, वही तो बात है कि बॉडी मतलब वही है कि बोलते हैं अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट, यानी कि एक्सेलरेशन 0 ही है, क्योंकि जब हम लिखते हैं फोर्स इज इक्वल टू ma
और हमने कह दिया कि जब रेस्ट में होता है तब भी फोर्स नहीं होती, और जब यूनिफॉर्म मोशन से ट्रैवल करता है तब भी मोशन नहीं होती। मास तो होता ही है बॉडी का, तो फोर्स जीरो कब हो सकता है? जब एक्सेलरेशन जीरो, ठीक है ना, ये एक्सेलरेशन जीरो हो तभी फोर्स जीरो हो सकता है। इंटर रिलेटेड एक ही बात है, ठीक है ना। ओके, तो फर्स्ट लॉ लिख लो, ठीक है ना, 3 लॉज ऑफ मोशन। एवरी बॉडी, फर्स्ट लॉ है क्या? एवरी बॉडी continues to be in state of rest. Every body continues to be in state of rest or of uniform motion along a straight line, or of uniform motion along a straight line unless compelled by some external force. Unless compelled by an external force. ठीक है ना? This law is also called law of inertia. मतलब फर्स्ट लॉ को ही लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है, ठीक है ना। ठीक है ना, देखते हैं फर्स्ट लॉ किसका काम कर रही है? फोर्स को डिफाइन करने का, कि फोर्स होती क्या है। यानी कि कोई भी, मतलब एक ऐसे समझो, कोई एक चीज जो किसी के मोशन में, स्टेट ऑफ मोशन में चेंज ला रही है, समझ पा रहे हो ना। रेस्ट से मोशन, मोशन से रेस्ट या डायरेक्शन में चेंज, वो चीज को ही हम क्या कह रहे हैं? फोर्स। तो फोर्स की डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। फोर्स वो चीज है जो किसी के मोशन को चेंज कर सके, स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सके, ठीक है ना। अगला लिख लो सेकंड लॉ। सेकंड लॉ ही सबसे इंटरेस्टिंग लॉ है, सबसे बड़ी फाउंडेशन है हर चीज की, ठीक है ना। वो कहता है कि फोर्स इज इक्वल टू डीपी बाय dt। एक्सप्रेशन तो ये है, ठीक है ना। जो फोर्स है ये क्वांटिफाई, पहले लॉ ने क्या समझाया कि फोर्स होती क्या है, सेकेंड लॉ क्या दे रही है? उस फोर्स की मतलब क्वांटिटी में कर रही है, मतलब उसे न्यूमेरिकल वैल्यू दे रही है, ठीक है ना। क्वांटिफाई कर रही है कि होती क्या है, कितनी होती है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये कितना मोमेंटम कितने टाइम में चेंज हो रहा है। अगर सेम अमाउंट ऑफ मोमेंटम बहुत देर में चेंज हो रहा है तो फोर्स कम है, लेकिन अगर उतना ही मोमेंट कम टाइम में चेंज हो रहा है तो फोर्स ज़्यादा है, ठीक है ना। देखो मतलब मैं अपने बहुत ही तेज पंच लेके जा रहा हूँ, बहुत स्लो में जा रहा हूँ, लेकिन ठीक है ना, तो ये बोर्ड से बहुत धीरे से ठुका, ठीक है ना। लेकिन अगर बहुत मतलब कोई हल्की चीज़ भी और वो बोर्ड से बहुत तेज़ी से टकराए तो मतलब समझे ना, बहुत इंपैक्ट पड़ा ना इस पर, बोर्ड से मारेंगे तो टूट जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हमें तोड़ना नहीं है, ठीक है ना। तो इट इज़ लाइक दैट, F इज इक्वल टू dp बाय dt। तो इसे वर्ड्स में लिख लो पहले। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी is proportional to the applied force, is proportional to the applied force, okay, and takes place in the direction of applied force, and takes place in the direction of applied force। मतलब जिस तरफ क्या बोलते हैं अप्लाइड फोर्स से उधर रिएक्ट करेगी, ठीक है ना। तो ये भी मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी है और फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पे इक्वल टू अभी आप प्रोपोर्शन लगा के भी कर सकते हो, बाद में हम देख लेंगे k की वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक है ना, जो कांस्टेंट आता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो ये है आपका सेकंड लॉ, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। ये क्या कहता है कि द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। थर्ड लिख लो, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो एवरी एक्शन देयर आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। लिख लो इसके आगे, दैट इज एक्शन एंड रिएक्शन पेयर्स आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट। दैट इज एक्शन एंड रिएक्शन पेयर्स आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। ओके, एक चीज ये भी लिख लो स्टार लगा के, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट ऑन, स्टार लगा के, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज एंड नॉट ऑन द सेम बॉडी, एंड नॉट ऑन द सेम बॉडी, ठीक है ना। तो देखो जैसे कि हमने ए बी वाला लिया था, ठीक है ना, तो इस पे ये फोर्स लग रहा है एफ ए बी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, ये और ये क्या है हमारा रिएक्शन फोर्स, ए ने उसे ठोका है ना। तो देखो इसे मैं साफ सुथरा ही कर देता हूँ, एफ ए बी क्या है, ये है रिएक्शन, और इस बी पे मतलब एफ ए बी इस डायरेक्शन में लग रहा है और ये है एफ बी ए, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, ये है मान लेते हैं एक्शन। तो एफ बी ए किस पे एक्ट कर रहा है,
बी पे और एफ ए बी किस पे एक्ट कर रहा है, बॉडी ए पे। तो जो हमने लिखा है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि जो ये फोर्सेस होते हैं ये इक्वल एंड अपोजिट होते हैं और डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करते हैं। मतलब एक्शन किस पे एक्ट किया, बी पे, और रिएक्शन किस पे एक्ट किया, ए पे। समझ पा रहे हो ना? तो देखो इन दोनों का इक्वल एंड अपोजिट है, समझ पा रहे हो? तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं एफ ए बी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एफ बी ए। ये डायग्राम बना के लिख लो। और हमेशा जो कभी भी कहीं फोर्स लग रही है तो हमेशा पेयर्स में एक्ट करेगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्शन ही लग रहा है, उसके साथ रिएक्शन जरूर लगेगा। क्लियर है? तो नेट फोर्स डिफरेंट बॉडीज पे लगती है, दोनों बॉडीज को मिला ले तो नेट फोर्स 0 हो जाती है। ठीक है ना? अगर मैं देखो, अगर मैं सेपरेटली देखूं तो इस पे भी फोर्स लगी और इस पे भी लगी, लेकिन अगर मैं दोनों बॉडीज को साथ में कंसिडर करूं तो कुछ चेंज नहीं हुआ ओवरऑल। ठीक है ना? क्योंकि एक में इधर लगा, एक में इधर लगा, वो दोनों फोर्स आपस में कैंसल आउट। इसी को ऐसे लिख सकते हैं ना, एफ ए बी, और ये इधर आके क्या हो जाएगा, और इधर कुछ बचेगा नहीं, इक्वल टू 0, क्योंकि वो इक्वल एंड अपोजिट है ना। ठीक है ना? मैं एफ बी ओ को यहाँ पे नेगेटिव ऑफ एफ ए बी लिख सकता हूँ, समझ पा रहे हो ना? तो कैंसिल आउट। ठीक है ना? तो ये चीज़ें हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं, अब इसके आगे के जो है हमें चीज़ें करनी है। अब न्यूटन सेकंड लॉ को डिटेल में पढ़ना है। ठीक है ना? क्या सेकंड लॉ को डिटेल में, फिर टाइप्स ऑफ फोर्स, फिर उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स, एंड सबसे इंपॉर्टेंट हमें यही करना है, कार्ट प्रॉब्लम तो करेंगे ही। अपरेंट वेट इन अ लिफ्ट, अगर मैं थोड़ा सा आइडिया दूँ, आप लिफ्ट में ट्रैवल किए होगे, जैसे मॉल में जाते हैं, तो कभी आपने फील करा कि जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है तो हमें थोड़ा सा अजीब सा लगता है? नहीं फील करा? हमें ऐसा लगता है कि हमारा वजन थोड़ा सा भारी हो गया है। फील करना कभी? आप झूले में झूले वाले गए नहीं? कभी नहीं गए बड़े वाले में? हाँ, तो उस समय क्या डर नीचे आने में लग रहा था जब वो ऊपर जा रहा था? बताओ। नीचे आने में लग रहा था। पता है क्यों? देखो ऐसा लगता है ना, कुछ अजीब सा लग रहा है कि हल्का फील होता है, हल्का फील होता है ना। यस, देखो कैसे, जब अब ये वही है, जब हम ऊपर जा रहे होते हैं तो हमारा वेट इंक्रीज हुआ लगता है, और जब नीचे आते हैं तो हमारा वेट डिक्रीज हो जाता है। एक्चुअल में अगर आप अपने नीचे वो वेइंग मशीन लगा के चलो ना, तो जब आप ऊपर जाओगे तो वेइंग मशीन अगर आप 50 किलो के हो तो वो थोड़ी ज़्यादा रीडिंग शो करेगी, और जब नीचे की तरफ आएंगे तो वही वेइंग मशीन हमारा वेट कम शो करेगी। ठीक है? हम समझेंगे ऐसा क्यों होता है, जिसे कहते हैं अपरेंट वेट इन अ लिफ्ट। ओके, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद हमें पढ़ना है कि जो सेकंड लॉ है ना, इट इज द रियल लॉ। क्या? रियल लॉ। रियल लॉ मीन्स कि इसी की मदद से हम फर्स्ट लॉ भी डिराइव कर सकते हैं और थर्ड लॉ भी। ठीक है ना? तो दैट इज वाई सेकंड लॉ इज कॉल्ड रियल लॉ। और जो ये फर्स्ट तीनों लॉज है ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? तो देखो जो फर्स्ट लॉ है वो क्या दे रही है हमें, डेफिनेशन ऑफ फोर्स, या फिर होती क्या है। ठीक है ना? चीज़ों को समझा रही है, फोर्स क्या होती है। सेकंड लॉ उसको क्वांटिफाई कर रही है, क्या कि फोर्स क्या है। ठीक है ना? क्वांटिटी मतलब न्यूमेरिकली क्या होगी। ठीक है ना? डेटा के थ्रू। एंड थर्ड क्या शो कर रहा है कि जो हमारे पास फोर्स है, ठीक है ना, उसका नेचर क्या है। तो नेचर समझ गए ना, इक्वल एंड अपोजिट एक्ट करती है दो डिफरेंट बॉडीज पे। तो ये मेन चीज़ें समझने वाली, डेफिनेशन ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड या फिर क्या बोलते हैं क्वांटिफिकेशन ऑफ फोर्स, एंड दिस इज नेचर ऑफ फोर्स। ओके, सो दिस इज फॉर टुडे, बाकी का कल देखते हैं। ओके, समझ आया जो जो पढ़ा आज हमने? ओके, तो इसी के साथ कल काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आज भी इंपॉर्टेंट था इंट्रोडक्शन काइंड ऑफ। तो अब कल मिलते हैं।